तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब ग्रेड। माय नेम इज रामेंद्र। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन पे हम लोग बात करने वाले हैं फॉरेन ट्रिब्यूनल्स इन आसाम। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि अभी हाल ही पे क्या हुआ है कि जो लोग असम पर आ रहे हैं, स्पेशली जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके लिए एक एक्ट बनाया गया है। स्पेशली ये 3 कंट्रीज पर लागू होगा, जिसके अंदर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल है। इसके अंदर 6 कम्युनिटी शामिल है, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये आपकी यहाँ पे 6 कम्युनिटी को शामिल किया गया है। आखिरकार पूरा मुद्दा क्या है, क्यों ये लाया गया, क्या ये पूरे कंट्री पे यहाँ पे लागू किया गया या कंट्री के किसी पर्टिकुलर पार्ट पे लागू किया गया, तो हम लोग ये सारी बातें करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। सबसे पहले तो ये आखिरकार न्यूज में क्यों था, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। असम की गवर्नमेंट ने अपनी स्टेट पुलिस को ये बोला है कि आप लोग जो है, आप लोग यहाँ पे कोई भी ऐसा केस जो नॉन मुस्लिम्स का केस है और जिन्होंने 2014 के पहले यानी कि 2014 के पहले इलीगली इंटर किया है इंडिया पे, उन केसेस को आप फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के पास नहीं भेजेंगे। एक तरीके से गाइडलाइन दी गई है, जो कि आपके आसाम गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। और किसको दी गई है? स्टेट पुलिस को दी गई है। इसलिए यहाँ पे ये मुद्दा सामने आया है। दूसरी बात, मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगा कि 2019 पे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, इस एक्ट में कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए थे, कुछ बातें बोली गई थी, कुछ सिद्धांत दिए गए थे। वो क्या यहाँ पे बोला गया था? इस पर यह बोला गया था कि जो 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उस पर स्पेशली हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन और बुद्धिस्ट लोग जो है, स्पेशली अफगानिस्तान के और बांग्लादेश के और पाकिस्तान के, उन लोगों को इस पे शामिल किया गया था। इसी के लिए आपका ये यहाँ पर ये प्रोविजन लाया गया था फॉरेन ट्रिब्यूनल्स का। आखिरकार फॉरेन ट्रिब्यूनल्स क्या है, इस बात को भी समझ लेते हैं। फॉरेन ट्रिब्यूनल्स एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी जो भी होती हैं, उन बॉडीज के पास एक तरीके से सिविल कोर्ट के बराबर पावर होता है। और ये जो बॉडी है, ये बॉडी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है। अब किस एक्ट के माध्यम बनाई गई है? तो ये आपकी बनाई गई है फॉरेन ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर 1964 को फॉलो करते हुए, एज पर द सेक्शन 3 ऑफ द फॉरेनर्स एक्ट 1946 के थ्रू यहाँ पर ये बनाई गई है। मतलब कि जो बॉडी है वो आपकी इस एक्ट के थ्रू यहाँ पर बनाई गई है। अभी जो बॉडी बनाई गई है, इस बॉडी को बनाने के पीछे मेन पर्पज क्या है? इसका मेन पर्पज है टू डिटरमिन द नेशनैलिटी ऑफ सस्पेक्टेड फॉरेनर्स, यानी कि जो यहाँ पे सस्पेक्टेड फॉरेनर्स है, उनकी यहाँ पे जो नेशनैलिटी है उसको एथोराइज्ड करना, इस पर्पज से यहाँ पर ये बनाया गया। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कि जो आपका अमेंडमेंट एक्ट था 2019 वाला, इस एक्ट में यहाँ पे क्या बात बोली गई। इस एक्ट में सबसे पहली बात तो ये बोली गई कि इस पे अमेंडमेंट किया गया और बोला गया कि जो एनआरसी है, एनआरसी के जो रिजल्ट्स हैं, उनसे संबंधित जो भी अपील्स वगैरह हैं, उसका क्या प्रोसेस होगा, आप कहाँ पर एनआरसी की के खिलाफ आप कहां पर अपील कर सकते हैं, इसके बारे में यहां पे प्रॉपरली बताया गया है। दूसरी बात, यहां पे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसके अंदर ही आपका फॉरेन ट्रिब्यूनल्स आता है। तो यहां पे गृह मंत्रालय ने जितने भी स्टेट्स है, जितने भी यूटीज हैं, उन सभी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये बात बोली है कि आप अपने स्टेट के अंदर, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर फॉरेन ट्रिब्यूनल्स को यहाँ पे मेंटेन करिए, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स को यहाँ पे बनाए। अभी वर्तमान में अगर बात करें, तो वर्तमान में ये सिर्फ एक ऐसा राज्य है, आसाम। आसाम पर ही इसे लागू किया गया है, जबकि पूरे भारत के अंदर ये आपका लागू नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा इससे संबंधित, उसके बारे में बात की जाए। ग्राउंड रियलिटी क्या है कि डिस्पाइट नेशनल एप्लीकेबिलिटी, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स अंडर दिस ऑर्डर करेंटली एग्जिस्ट ओनली इन आसाम। जैसा मैंने आपको बताया, केवल आपका आसाम पे ही ये लिमिटेड है। अब यहाँ पर क्या है कि इलीगल माइग्रेंट्स आर, अब जो बाकी स्टेट्स हैं, जैसे आसाम पे तो ये आपका फॉरेन ट्रिब्यूनल बना दिया गया। अब बाकी जो स्टेट्स हैं, उन स्टेट पे यहाँ पे कैसे इसको मैनेज किया जाएगा? सपोज करिए उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई व्यक्ति आता है जो आपका इन कम्युनिटी से, उनको कैसे हैंडल किया जाएगा? उन स्टेट्स के अंदर तो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स को स्टैब्लिश नहीं किया गया है। उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बताया गया कि उनको हम हैंडल करेंगे किससे? तो उनको हम यहाँ पे हैंडल करेंगे डेल्ट विद द अंडर द फॉरेनर्स एक्ट, नॉट वाया ट्रिब्यूनल्स एज इन द आसाम। यानी इनके लिए जो पहले वाला जो फॉरेनर्स एक्ट है, उसके थ्रू हम यहाँ पर ऐसे लोगों को देखेंगे, उनके उसके तहत यहाँ पर ऐसे लोगों को डील किया जाएगा। ये बात यहाँ पे बोली गई है। अब दूसरी बात, कुछ चीजें यहाँ पे और बोली गई है कि टाइप्स ऑफ केसेस हैंडल्ड बाय द फॉरेन ट्रिब्यूनल्स। कौन से ऐसे केसेस होंगे
जो यहाँ पे फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के द्वारा यहाँ पर देखे जाएंगे। तो यहाँ पे बोला गया कि ऐसे केसेस जो यहाँ पे बॉर्डर पुलिस है, स्टेट की बॉर्डर पुलिस है, उनके द्वारा केसेस को फॉरवर्ड किया गया है, रिफर किया गया है, उन केसेस को हम यहाँ पे देखेंगे। या फिर जो ऐसे केसेस हैं जो यहाँ पे आपकी एक तरीके से कह लो कि जो यहाँ पे आपकी इलेक्टोरल रोल्स होते हैं, यानी कि जो मतदाता सूची होती है, मतदाता सूची के अंदर इलेक्टोरल रोल्स के अंदर जिनके नाम के आगे डी है, डी मार्क किया गया, डी का मतलब होता है डाउटफुल। तो जो लोग यहाँ पे डाउटफुल कैटेगरी पे मार्क किए गए हैं, उन लोगों के खिलाफ यहाँ पर ये सारी चीजें देखेगा। सच केसेस कैन ऑल्सो बी रिफर टू द फॉरेन ट्रिब्यूनल्स बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ऐसे जो केसेस हैं वो जो चुनाव आयोग है वो यहाँ पर इसको भेजेगा। अब बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में कि फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में यहाँ पे कौन कौन शामिल होता है। स्पेशली कि फॉरेन ट्रिब्यूनल्स की बात करें तो इसे लीड किया जाता है एक ऐसे मेंबर के द्वारा जो ऑलरेडी एक जज हो, एडवोकेट हो या सिविल सर्वेंट हो या फिर जिसके पास जुडिशियल एक्सपीरियंस हो। ऐसे लोगों के द्वारा यहाँ पर इसको डील किया जाता है या इसको चेयर किया जाता है। दूसरी बात यहाँ पर यह बात बोली गई कि जो ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, जो भी एडवोकेट हैं, जजेस हैं या सिविल सर्वेंट है, उनको अगर अपॉइंट किया जाएगा तो अपॉइंटमेंट के पीछे कौन सा यहाँ पे एक्ट है जिसके थ्रू इनको अपॉइंट किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया कि ऐसे लोगों को हम लोग फॉरेन ट्रिब्यूनल एक्ट 1941 के तहत यहाँ पर अपॉइंट करेंगे। तो ये तो बात रही यहाँ पर अपॉइंटमेंट के बारे में। अब बात करते हैं कि इसका काम क्या होता है, जो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स है इसका काम क्या होता है। फॉरेन ट्रिब्यूनल्स का काम होता है, पहली बात तो इसके पास सिविल कोर्ट के बराबर पावर्स होती है। जो पावर इंडिया के सिविल कोर्ट के पास है, मतलब जो भी यहाँ पे सिविल कोर्ट्स होती है, जो भी उनके पास पावर है वो सारी पावर यहाँ पर फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के पास होती है। इसके पास समॉनिंग का पावर होता है, किसी भी चीज को इन्फोर्स करने का पावर होता है, एग्जामाइन करने का पावर होता है और डिमांडिंग डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर इसके पास पावर होता है। दूसरी बात यहाँ पर एक चीज और है कि एफटी मस्ट इश्यू अ नोटिस इन इंग्लिश और द स्टेट्स ऑफिशियल लैंग्वेज टू द एलिज्ड फॉरेनर्स विद इन द 10 days ऑफ रिसीव द रेफरेंस। जैसे ही किसी व्यक्ति का रेफरेंस आता है उसके 10 दिन के अंदर उसे यहाँ पर नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस इंग्लिश में भेजा जाएगा या फिर उस लैंग्वेज में भेजा जाएगा जो उस स्टेट की लैंग्वेज है। अब टाइम लिमिट ऑफ डिस्पोजल क्या है? द फॉरेन ट्रिब्यूनल मस्ट डिस्पोज ऑफ द केसेस विद इन द 60 days ऑफ द रिसीविंग द रेफरेंस। यानी कि जब फॉरेन ट्रिब्यूनल यहाँ पर केस को रेफरेंस करेगा, मिलेगा उसे, उसके 60 दिन के अंदर यहाँ पर उसे केस को समेटेगा, मतलब उसको यहाँ पे समाप्त करेगा। ये बात यहाँ पे बोली गई है। इसके अलावा मान लीजिए जैसे आप हैं और आपके खिलाफ यहाँ पर केस किया गया है, तो आपको ही साबित करना पड़ेगा कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि गवर्नमेंट साबित करे कि नहीं नहीं आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। अगर आप इमिग्रेंट नहीं हैं, आप अप्रवासी नहीं हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप यहाँ पे साबित करें कि आप यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया है। ये बात यहाँ पे बोली गई है। द पर्सन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव दे आर नॉट अ फॉरेनर इवन ओवरराइडिंग द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब यहाँ पे क्या है कि सपोज करिए आपके खिलाफ यहाँ पर बोला गया और आप यहाँ पे फेल हो गए, आप यहाँ पे साबित नहीं कर पाए कि आप इंडिया के सिटीजन हैं। अगर आप ये साबित नहीं कर पाए, फिर आपके साथ क्या होगा? फिर आपके साथ रिजल्ट इन द डिटेंशन। इसका परिणाम क्या होगा कि डिटेंशन सेंटर जो है, यानी कि जो ट्रांजिट कैंप है जहां पर आपके प्रवासी लोग रहते हैं, जो डिटेंशन सेंटर है उन पर आपको रखा जाएगा और फिर आपको कोशिश की जाएगी कि आप जिस कंट्री के हैं उस कंट्री में आपको यहाँ पे भेज दिया जाए। अगर फिर भी यहाँ पर आप खुश नहीं है कि आपके ऊपर जो भी चीजें की गई हैं वो गलत है, तो आपके पास यहाँ पर 30 days का टाइम है। 30 days में आप यहाँ पर जो एफटी का डिसीजन है उसके खिलाफ आप केस फाइल कर सकते हैं। केस कहाँ पे फाइल कर सकते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, हाई कोर्ट पे आप केस फाइल कर सकते हैं या फिर आप केस फाइल कर सकते हैं जो भी आपकी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, मतलब इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर आप 30 दिन के अंदर केस फाइल कर सकते हैं। तो ये रही बात फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के बारे में कि आखिरकार फॉरेन ट्रिब्यूनल्स क्या है और क्यों जरूरी है, क्या इससे संबंधित प्रोविजन है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी इस सेशन के अंदर। इसके अलावा इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा हमारे जॉब ग्रेड आईएएस टेलीग्राम चैनल के अंदर। और इसके अलावा जो भी आपको करंट से रिलेटेड आपको जो भी
क्लासेस होती हैं वो सारी क्लासेस का PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के अंदर। इसके अलावा ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके सवाल हैं, हमारे जो अपडेट्स हैं, एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स हैं, वो सारे अपडेट्स आपको इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहें जॉब ग्रेड IAS के साथ।